बिहार में कल होगा दूसरे चरण का मतदान। 6 जिलों की 32 सीटों पर लगा दांव। 2 जगह पर मांझी की साख दांव पर। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सम्मान लौटाने वालों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का निशाना। कहा, लेखकों का अवार्ड लौटाना सरकार के खिलाफ गढ़ी हुई साजिश, कागजी बगावत। बढ़ती महंगाई के बहाने कांग्रेस ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। आनंद शर्मा बोले, महंगाई रोकने का केंद्र का दावा हुआ खोखला। लोगों की रसोई का बजट हुआ दोगुना। गीता की जल्द होगी भारत वापसी। सुषमा बोली, डीएनए टेस्ट के बाद परिवार को सौंपा जाएगा। गीता के मां बाप की पहचान के बाद लगातार पाकिस्तान के संपर्क में सरकार। महाराष्ट्र में फिर गुलजार होंगे डांस बार। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस के सेक्शन 33A पर लगाई रोक। पुलिस को बार्स के लाइसेंस रिन्यू करने का आदेश। नमस्कार, मैं हूं हिरेंद्र राठौड़ और A to Z न्यूज की खास पेशकश मिशन पाटलिपुत्र में आपका स्वागत है। तो बिहार के रण में दूसरे दौर के जंग के लिए मैदान सज चुका है। बिहार की राजनीति के 458 योद्धा तैयार हैं। 32 सीटों पर संग्राम के लिए अपनी सेना के साथ तैयार हैं। इस चुनाव में मांझी भी अपनी नैया पार कराने के लिए मैदान में हैं। महादलितों के नेता कहे जाने वाले मांझी की साख दांव पर है। बिहार के दूसरे चरण के चुनाव को लेकर करेंगे बात। इस चर्चा में हमारे साथ होंगे बीजेपी नेता और उत्तर प्रदेश युवा बीजेपी मोर्चा के सह प्रभारी मुकेश सूर्यान और समाजवादी पार्टी के नेता अभय यादव और उनके साथ साथ कांग्रेस नेता डीपी कौशिक हमारे साथ होंगे। और प्रोग्राम का आगाज जिसका नाम है मिशन पाटलिपुत्र। शुक्रवार को दूसरे चरण का मतदान होना है। वोटिंग होनी सुबह से ही शुरू हो जाएगी। नक्सल प्रभावित कुछ इलाकों में वोटिंग के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। इस दूसरे दौर की वोटिंग में 32 सीट पर चुनाव होना है, जिसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी 2 जगह से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चुनाव में मांझी की साख भी दांव पर है। और इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा आज हम शुरू करते हैं। हमारे साथ बीजेपी युवा मोर्चा के उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी मुकेश सूर्यान, समाजवादी पार्टी नेता अभय यादव और कांग्रेस नेता डीपी कौशिक हमारे साथ हैं। कौशिक साहब, पहले आपके पास ही आते हैं। जिस तरीके का फिलहाल माहौल है और ये 32 सीटें, 6 जिलों की 32 सीटें हैं और 6 जिले नक्सल प्रभावित माने जाते हैं। कितना फायदा नुकसान हो सकता है कांग्रेस का? देखिए सर, जहाँ तक बात करते हैं फायदा नुकसान की, तो इस मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वोटर का मूड जो होता है ना, वो किसी भी टाइम कभी भी कुछ टाइम बदल सकता है जी। तो ये तो देखिए घर में है बात कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट हम देखिए उम्मीद हर पार्टी लगा के रखती है अपनी। हमें भी उम्मीद है जो भी रिजल्ट होंगे अच्छे होंगे और कांग्रेस पार्टी के लिए शुभ मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ मिलने वाला है। बाकी देखें रिजल्ट क्या आता है क्या ना। वोटिंग जो वोट करता है वो पता नहीं किस तरफ उसकी करवट बैठती है, किस तरफ जी बिल्कुल। वोटर का पहले से नहीं अंदाजा लगाया जा सकता कि वोटर काउंट किस करवट बैठेगा। हमारे साथ है समाजवादी पार्टी के नेता अभय यादव। अभय, आपसे जानना चाहेंगे, तीसरा मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से दमखम के साथ लड़ रहा है चुनाव। क्या लग रहा है आपको, खाता खोल पाएगी समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है बिहार में जी। और समाजवादी पार्टी के नेता बहुत ही मजबूत नेता हैं। वो अपनी बात जो भी रखते हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष रखते हैं जी। बिहार के मकसद पे जो भी उन्होंने बोला वो बिल्कुल सच्चाई बोली। आज मुझे नहीं दिखाई देता है कि पूरे भारतवर्ष में कोई नेता इतनी सच्ची बात करता हो जो माननीय मुलायम सिंह यादव ने करी है जी। वोट की बात जी तो जनता के ऊपर डिपेंड करती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है। जनता का जो फैसला होगा वो अंतिम फैसला होगा, वो कुछ दिनों में आपके सामने। चलिए, एक छोटा सा सवाल आपसे भी मुकेश जी, आपको क्या लगता है बीजेपी का क्या सोचना है, एनडीए गठबंधन का क्या सोचना है? मांझी की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है दूसरे चरण में। देखिए हरेंद्र, जैसे आपने बताया कि कल 32 सीटों पे चुनाव होना है और उसमें से 23 सीटें नक्सल प्रभावित है और 9 सीटों पे चुनाव नॉर्मल टाइम होगा। उसमें मुझे लगता है
और आप आज का हिंदुस्तान टाइम उठा लीजिए, कल की जो गया में रैली हुई है उसमें बीजेपी के कार्यकर्ताओं का क्या उत्साह है, और आपने भीड़ देखा होगा, वो भीड़ संभले से नहीं संभाल रही है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने तमाम बिहार के अपने नेताओं का, तमाम अपनी बिहार के पार्टी वर्करों का और अपने पूरे राष्ट्र नेतृत्व का, जो अपना पूरा समय वहां दे रहे हैं, और बिहार की जनता को जो उन्होंने भरोसा दिलाया है, और भरोसे के साथ साथ में बिहार की जनता ने भी जो हमें भरोसा दिलाया है एक अच्छी कंपेनिंग के रूप में, एक अच्छे समर्थन के रूप में, तो मुझे कहीं भी किसी भी तरह डाउट नहीं है, खतरा नजर नहीं आ रहा है। चर्चा को जारी रखेंगे मुकेश जी। अभी फिलहाल अपनी इस खास रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। आइए रिपोर्ट क्या कहती है। बंद हुआ लाउड स्पीकर, अब वोटरों की बारी। जी हां, बिहार के महासंग्राम में अब दूसरे दौर का चुनाव प्रचार थम गया है। लाउड स्पीकर बंद हो गए हैं। 32 सीटों पर शुक्रवार को चुनाव होना है और अब बारी है वोटरों की कि मतदान किस उम्मीदवार के चुनाव निशान के आगे ईवीएम पर बटन दबाएं। 32 सीटों पर 458 उम्मीदवारों की दावेदारी, कौन करेगा जीत की सवारी। शुक्रवार को 6 जिलों की 32 सीटों पर करीब 85 लाख मतदाता अपनी वोटिंग पावर का इस्तेमाल करेंगे। 32 सीटों पर कुल 458 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। बिहार के इस दूसरे रण में सबसे ज्यादा 22 प्रत्याशी अरवल के कुर्था विधानसभा क्षेत्र में हैं, जबकि सबसे कम 7 प्रत्याशी गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से हैं। नक्सल प्रभावित जिलों के लिए खास इंतजाम। दूसरे दौर के चुनाव में नक्सल इफेक्ट भी है। गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर जिले में ज्यादा सीटें नक्सल प्रभावित हैं। 32 में से कुल 23 सीटें नक्सल प्रभावित हैं। इन सीटों में लगभग सभी पर नक्सली वारदात का खतरा बना हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक दूसरे फेज से लेकर 5वें फेज तक नक्सली खतरा है और खास खतरा आईईडी ब्लास्ट से है। इसके लिए चुनाव की सुरक्षा में जुटी सीआरपीएफ ड्रोन के अलावा स्पेशल कुत्तों की मदद ले रही है। इनमें से नक्सल प्रभावित 11 सीटों पर 3 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि 12 सीटों पर 4 बजे तक वोटिंग होगी। वहीं 9 सीटों पर 5 बजे तक वोटिंग की जाएगी। दांव पर मांझी की साख। इस चुनाव में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की साख दांव पर लगी है। मांझी 2 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गया के इमामगंज और जहानाबाद जिले के मखदूमपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये दोनों सीटें सुरक्षित हैं। मुख्यमंत्री बनने और इस पद से हटाए जाने के बाद महादलितों के बीच अपनी व्यापक लोकप्रियता के साथ जीतन राम मांझी के सामने इमामगंज के रण में जदयू के नेता उदय नारायण चौधरी मैदान में हैं। चौधरी इस सुरक्षित सीट से 5 बार विजयी हुए हैं। वहीं मांझी दूसरी सुरक्षित सीट मखदूमपुर से भी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से वो पिछली बार चुनाव जीते थे। वहां मांझी का मुकाबला आरजेडी के नेता सूबेदार दास से है, लेकिन मुख्यमंत्री रहने के दौरान चौधरी के साथ उनकी कटुता ने झारखंड से लगने वाले नक्सल प्रभावित क्षेत्र इमामगंज में मुकाबले को रोचक बना दिया है, जहां महादलितों की तादाद ज्यादा है। अब 8 नवंबर को देखना होगा कि दलितों के कंधों पर मांझी की नैया पार हो पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट A2Z न्यूज। जाहिर सी बात है कि 32 सीटों पर में से 11 सीट पर केवल 3 बजे तक मतदान होगा और 12 सीट पर 4 बजे तक। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होगा और केवल 9 सीट ऐसी होंगी जिस पर पूरे टाइम यानी कि 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। जाहिर सी बात है, ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि वोटिंग का प्रतिशत इन खास तौर पर जो नक्सल प्रभावित सीटें हैं वहां कम रह सकता है। कौशिक साहब, 15 साल लालू जी की सरकार और उसके बाद 10 साल नीतीश जी की सरकार, जो कि फिलहाल कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी दोनों ही दल गठबंधन में है। लेकिन इस 25 साल में दोनों दलों की सरकार रही, उसके बावजूद वहां की विडंबना ये रही कि नक्सल का जो प्रभाव है
खत्म तो क्या कम भी नहीं हो पाया। आज भी चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ रहा है कि वहां पर टाइमिंग कम रखी जाए, ताकि जो वोटिंग जो सरकारी मशीनरी जाती है, लोग जाते हैं, वो वहां से जो वोटिंग मशीनें हैं उन्हें टाइम से लेकर के सुरक्षित लेकर के वापस आ सकें, उसके लिए टाइम कम किया जाता है। ऐसे में आगे क्या उम्मीद की जा सकती है महागठबंधन से? देखिए, उम्मीद की तो बात हम कुछ कर ही नहीं सकते। इस तरह के जो इलाके होते हैं ना सर, वो काफ़ी टाइम से चलते हुए नक्सलवाद का हम लोग सुनते आ रहे हैं शुरू से ही, और इन चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म किया जाता है। एकदम से तो मुझे नहीं लगता कि हमारा जो देश है वो हिंदू प्रधान देश है, उसमें बड़ी बहुत सारी दिक्कतें आती है। कानून भी हमारे बड़े लचीले हैं इस मामले में। बट जहाँ की सरकार अगर अच्छा कदम उठाए तो मुझे लगता है कि जैसे पंजाब में पहले उग्रवाद खत्म किया गया था, उस ऐसे अगर इस तरह कानून अच्छे कानून लेकर आए जाएं, कदम उठाए जाएं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी नक्सलवाद को खत्म किया जा सकता है। कुछ टाइम के लिए खत्म में आज तो कम जरूर किया जा सकता है। ये तो एक नक्सलवाद की बात हुई। चलिए अभय यादव जी से बात करेंगे। अभय यादव, जिस तरीके से फिलहाल तीसरा मोर्चा यानी कि नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में तीसरा मोर्चा बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहा है, 243 सीटों पर लड़ने की बात हुई थी और कई दल इसमें जुड़ गए हैं, और कई ऐसे नेता भी हैं जो जहां से कांग्रेस से टिकट नहीं मिला या आरजेडी से टिकट नहीं मिला या जेडीयू से टिकट नहीं मिला, वो भी काफी सारे लोग समाजवादी पार्टी में आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या उम्मीद की जाए कि यूपी में हाल ही में दादरी कांड होता है और जो राज्य सरकार है उसका जिम्मा होता है पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का, तो बिहार अगर बाई चांस समाजवादी पार्टी या तीसरे मोर्चे की सरकार आ भी जाती तो क्या उम्मीद की जा सकती है? अभय जी, आप दादरी की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है, मैं आपकी बात को मानता हूं, जरूर होती है। लेकिन किसी भी राज्य में, किसी भी प्रांत में हर दल के आदमी रहते हैं जी। अब उस कांड को जो अंजाम दिया वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे जी, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं थे। और सारा वाक्य आपके साथ ही है। चलिए सुन लेते हैं पहले अभय जी की बात सुन समाजवाद और भारतीय लेते हैं। जनता पार्टी की बात सुन लेते हैं। उनके पास ऐसा कोई साक्ष्य है कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोग? नहीं, आपके पास आएंगे। राज्य में सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपके हैं, लोग आपके हैं, उसके बाद आप सीधे सीधे ऐसे खुले अंजाम लगा रहे हैं, तो इस तरह से ठीक नहीं। और दादरी में क्या हुआ है, क्या आपने देखा है कि एक तरफा सारा हुआ है, एक तरफा सारे काम हुए हैं, हमारे लोगों पर जबरदस्ती एफआईआर दर्ज की गई है। पंचायत की ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पूरा भारत देश देख रहा है, मीडिया के माध्यम से देख रहा है कि जो भी वहां पर हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती। मुकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे। सर, वहां पे एक तरफा कार्रवाई हो। अगर आपने दादरी का जिक्र किया तो मैं बता देना चाहता हूं, वहां पे राज्य में सरकार इनकी है, तो दादरी के अंदर इनके लोग हैं। दादरी में जो भी दंगे भड़काए गए हैं उसमें सब इन लोगों का हाथ है। उसके बाद भी हमारे कुछ लोगों पर एक तरफा कार्रवाई की गई है। उसके बाद हमारे विधायक वहां पे गए हैं, उनके खिलाफ भी काफी कुछ बोला गया है, जबकि संगीत सोम जी ने जाके वहां परिवार से मिलने की कोशिश करी है। तो बाकी उसके अलावा हमारे और हमने अपने और हमारे महेश शर्मा जी वहां पे सांसद गए हैं, उनके साथ भी वहां पे इन लोगों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की है। लेकिन सांसद क्षेत्र के सांसद थे, उनकी ड्यूटी बनती थी, वो अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गए हैं और उन्होंने जो परिवार जिसको ये नुकसान हुआ उस परिवार से भी हमारे सांसद मिले। 144 लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, एक तरफा कार्रवाई की है। उसका इनका शासन वहां पे है और इनका एक तरफा कार्रवाई का आप देख लीजिए। काशी में भी इन लोगों ने हमारे लोगों को चलिए बिल्कुल आपके पास भी आएंगे। अभय यादव दोबारा से आपके पास आएंगे और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश मिशन पाटलिपुत्र में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। और ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है मिशन पाटलिपुत्र में और लगातार चर्चा जारी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 243 सीट पर चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण का मतदान हो चुका है, दूसरे चरण का मतदान 16 अक्टूबर यानी कि कल को होना है और इस पर पूरी चर्चा जारी है। और खास बात यह है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और एनडीए गठबंधन के नेता मांझी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। 6 जिलों की 32 सीटों पर कल मतदान होना है और इसके साथ साथ केवल 9 ऐसी सीटें हैं जिन पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। बाकी 11 सीटें ऐसी जहां पर 3 बजे तक होगा मतदान और 12 ऐसी जहां पर 4 बजे तक मतदान होगा। एक बार फिर से कौशिक जी आपके पास ही आएंगे क्योंकि आप महागठबंधन के
एक नेता हैं और हालांकि कांग्रेस पार्टी केवल 41 सीट पर चुनाव लड़ रही है, उसके बावजूद हिस्सेदारी तो बनती ही है और जवाबदेही भी बनती है। जिस तरीके से केंद्र में 10 साल सरकार रहती है कांग्रेस की या कहें यूपीए गठबंधन की, उसके बाद बिहार में पहले 15 साल लालू के नाम, 10 साल नीतीश के नाम जो कि आपके गठबंधन के नेता हैं, उसके बावजूद हालात कहीं ऐसे नजर नहीं आ रहे हैं। ये यानी कि पूरा 25 साल का एक लंबा गैप निकल गया, उसके बावजूद नक्सल का जो असर है वो खत्म नहीं हो पाया। देखिए बिहार जो एक स्टेट हमारे हिंदुस्तान में ऐसा स्टेट है सर, यहाँ पे राजनीति बड़ी टिपिकल राजनीति है। कुछ परिवारों का जैसे मान लो 2-3 ही सीएम आज तक देखने को मिले हैं, तो इसमें देखिए गठबंधन तो सरकार इसलिए करती है। लालू को मानते हैं, लालू के लिए भी जिम्मेदार मानते हैं आप? नहीं, देखिए लालू जी भी हमारे गठबंधन बिहार के पिछड़ेपन के लिए हमारे गठबंधन में रहे हैं, 10 साल बीजेपी की सरकार रही है, अभी ऐसा नहीं है कि नीतीश को भी मानते हैं। नीतीश तो अभी पहले तो थे बीजेपी के साथ में, अब हमारे साथ है। वो तो देखिए गठबंधन इसलिए होता है कि लेकिन जिम्मेदार तो माना ही जाएगा ना किसी भी राज्य में, अगर विकास नहीं हो रहा है, कोई समस्या लगातार बनी हुई है तो। बिहार में विकास तो देखिए पहले काफी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, हम नहीं कह सकते कि बिहार में कोई विकास नहीं हुआ, लेकिन नक्सलवाद का ना होता है, ये एक ऐसी जड़ है नक्सलवाद की, ये इसको बहुत धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। एकदम से मुझे नहीं लगता कि क्या इसके बीच के तथ्य रहते हैं क्या नहीं, तो सरकारों को इस मामले में बिल्कुल सोचना पड़ेगा और इस चीज को अगर खत्म हो, जितना जल्दी खत्म हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है देश के लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए भी, शांति। अबे जी आप किसको जिम्मेदार मानते हैं जिस तरीके से इतने लंबे समय तक नक्सलवाद हावी है? अब भी बिहार, झारखंड ये ऐसे राज्य हैं जहां नक्सलवाद हावी है। देखिए राठौर साहब जी, अभी कौशिक जी ने कहा देश का कानून लचर है। हाँ, देश का कानून लचर नहीं है, देश के नेता लचर हैं। जितना शासन कांग्रेस ने किया, जितना शासन कांग्रेस ने भारतवर्ष के ऊपर किया, किसी ने नहीं किया। नेता लचर रहे हैं, कानून लचर नहीं है जी। कानून को लागू करने वाले लोग लचर जैसे कौन से नेता, हाँ, जैसे कांग्रेस का शासन रहा, भारतीय जनता पार्टी तो अब आई है, कांग्रेस ने ही इन चीजों को नहीं खत्म किया और नुकसान भी उठाया। कांग्रेस के नेता भी बहुत मरे। जी जी बिल्कुल, बहुत टाइम पहले कांग्रेस के नेता ही मरे। इसमें जितना शासन कांग्रेस ने किया देश के अंदर, मैं समझता हूँ कांग्रेस को इस चीजों को खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस ने इन चीजों को खत्म नहीं किया। अगर कांग्रेस ने सही तरीके से शासन किया होता और सही तरह से कानून का पालन किया होता तो ये चीजें खत्म हो जाती। मेरा मुकेश जी क्या लग रहा है? जी आपके पास ही आना चाहेंगे मुकेश जी। जिस तरीके का फिलहाल लंबा माहौल रहा, 25 साल कम नहीं होते हैं और वो दोनों नेता आज एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं सेंट्रल में भी अगर कोई गवर्नमेंट रही तो वो भी बिहार विधानसभा चुनाव में एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। सर देखिए मैं बता देना चाहता हूँ आपको जी, अगर आप लालू जी की बात करते हैं तो लालू जी को नीतीश जी ने जिंदा कर दिया है। और बात रही गठबंधन की और महागठबंधन की, अगर गठबंधन में कोई दम होता तो सबसे पहले तो केजरीवाल जी छोड़ के भागे, जिन्होंने जिम्मा उठाया था कि मैं बिहार में जाके प्रचार करूंगा, लेकिन उनको मालूम था कि बिहार का जो यूथ है वो मैक्सिमम दिल्ली में रहता है, उनके पेरेंट्स बिहार में रहते हैं। जो झूठे वादे करके वो दिल्ली में सत्ता में आए थे, वो झूठे वादे सारे यूथ को पता है, सारा यूथ अपने पेरेंट्स के साथ सब मिलकर जा चुका है। तो केजरीवाल जी तो पहले ही भाग गए। उसके बाद माननीय मुलायम सिंह जी को मालूम है उत्तर प्रदेश की हालत किसी से छुपी नहीं है, ये आपको मालूम, हमें मालूम, यादव जी बैठे इनको भी मालूम है। शासन और प्रशासन का वहां नाम सिर्फ नाम है और देखने को कुछ नहीं है। आपने दादरी का जिक्र किया इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ, दादरी में एक तरफा कार्रवाई है, काशी में लगा लीजिए भक्तों के ऊपर एक तरफा कार्रवाई हुई। अब बिहार में आ जाइए आप, बिहार में का इतिहास उठा लीजिए, भारत सरकार का इतिहास उठा लीजिए। पिछले 4-5 महीनों में आप डेली अखबार पढ़ते होंगे, डेली अखबार में देखते कोई ना कोई नक्सली सरेंडर कर रहा है। और माननीय गृह मंत्री जी ने खुद नक्सल क्षेत्रों का, प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है, खुद बाइक चलाकर पहुंचे, आपने अखबार पढ़ा होगा, देखा होगा अखबार। तो इससे ज्यादा बिहार की जनता को क्या कॉन्फिडेंस चाहिए? हमने बिहार की जनता को भरोसा दिलाया है और मेरा ये मानना है, मुझे लगता है बिहार की जनता में इतना भरोसा आ चुका, जो जहां 3 बजे तक चुनाव होना वहां भी मैक्सिमम वोटिंग होगी, जहां 12 बजे तक चुनाव होना वहां भी मैक्सिमम वोटिंग होगी, क्योंकि बिहार की जनता को लग चुका है कि आने वाले टाइम में नक्सली बीजेपी की भरोसे की वजह से ही नेताजी मुलायम सिंह यादव जी का कुछ झुकाव बीजेपी की तरफ हुआ है। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे लगता नहीं कि उनका झुकाव हमारी तरफ हुआ है, लेकिन उनको स्थिति समझ में आ गई है। बिहार के वोटरों ने उनको जागरूक कर दिया है, क्योंकि यूपी तो संभाल नहीं पा रहे हैं। और यूपी की एक और बात बता देना चाहता हूं, मेरे भाई बैठे हैं साथ में, यूपी में एक मुख्यमंत्री नहीं है, यूपी में 4 मुख्यमंत्री हैं। शिवपाल जी हैं, उनके टेलीफोन के बिना कोई काम नहीं होता है। आजम खां जी हैं, वो कह देते हैं फाइल पे साइन करके अखिलेश जी को बोल देना अंकल ने कर दिया है। और माननीय जी मुलायम सिंह जी तो हैं, अखिलेश जी तो लास्ट में 4th मुख्यमंत्री हैं। लेकिन
ऐसा कुछ मुलायम नहीं सिंह है, जी को ऐसा मालूम है कुछ नहीं कि है। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, और उत्तर प्रदेश को छोड़ के उनको उत्तर प्रदेश संभालने में तो वही बहुत है। उनको चलिए बिहार में अपनी स्थिति मालूम है। बिहार पे बात करें। अगर खाता बिहार भी पे खुल बात जाए, करें। मुझे लगता है बिहार कि पे बात खाता भी खुल करें। जाए। जी, और बिहार पे अखिलेश बात यादव करें। भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आप बिहार की हैं, बात ये कर सब लीजिए। ये आप जो बातें हैं, बिहार ठीक में बातें कल नहीं 32 है। सीटों पे चुनाव है। आपको कल शाम को, आप भी मीडिया के लोग हैं, आपको देखते होंगे, पिछले बार भी जब 49 सीटों पे चुनाव हुआ था तो लोगों ने बढ़ चढ़ हिस्सा लिया। और कल की जो रैली हुई है हमारे उस रैली को देख के हमारे अंदर एक नया जोश आ गया है। बिहार का एक एक वोटर, एक एक कार्यकर्ता, हम किसी को बुला के नहीं ला रहे हैं। लोग मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुलायम साथ सिंह काम यादव करना भारतीय चाहते हैं। जनता पार्टी के साथ नहीं हो गए जी। हैं। मुलायम सिंह यादव एक देश के ऐसे नेता हैं, उन्होंने सच्ची बात कही है। हाँ। सच्ची बात कोई करने वाला देश ठीक का है, नेता अच्छी बात है। नहीं उन्होंने जब अपना देखा वो मैंडेट तो अच्छी पहले ही बात क्लियर कर कर दिया ना अच्छी कि बात भारतीय कर दी, जनता उनका पार्टी सत्ता कोई में आ जुड़ाव रही है। भारतीय जनता पार्टी की कौशिक तरफ जी, से है। उनका कोई जुड़ाव कौशिक जी, है। एनडीए गठबंधन और तीसरा मोर्चा मुलायम लगभग सिंह एक ही भाषा बोल रहे हैं। कैसे एनडीए गठबंधन और तीसरा मोर्चा, जो कौशिक जी देखिए, एक ही भाषा बोल रहे मैंने लास्ट हैं। टाइम महागठबंधन का क्या होगा? ये गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थ बंधन है। स्वार्थ महागठबंधन एक बात बताऊं, है। ये दोनों जो हिंदुस्तान में हमारा जो गठबंधन है वो तो गठबंधन है ही। पर अब जो नया गठबंधन आया उसके बारे में आप सोच रहे हैं। वो अब ये माननीय मुकेश जी कह रहे थे कि बीजेपी देखिए हम लोग वहाँ पर ये करेंगे। मुकेश जी पूछना चाहूंगा, चलिए, मुकेश जी हाँ, एक हाँ, इतिहास बताइए आपके। अभी 1.5 पौने साल की सरकार होगी, आपने कितनी बड़ी उपलब्धियां दे दी जो हिंदुस्तान को, जो आप बिहार में जाकर गुणगान करेंगे आप। मैं बता देता हूं सर आपको, अभी आपने लंदन की मैगजीन में, चलिए आते हैं लंदन की मैगजीन का एक इंटरव्यू आया मुकेश जी आते हैं जो आप। महंगाई अभी आपका जवाब लेंगे, अभी आपका जवाब लेंगे। उस पहले महंगाई हाँ, का आज कौशिक तक जी। के 66 साल के अंदर महंगाई की बात करो आप, 180-200 रुपए किलो दाल बिक्री कभी हिंदुस्तान में हुई आज तक? दूसरी बात, महंगाई वहां आप स्कूटी लैपटॉप बांट रहे हैं, या हिंदुस्तान की जनता पानी, बिजली, पानी के लिए दालों का रेट, सब्जियों का रेट, जो आलू कभी 2-3 रुपए जो 15 साल में आप खराब खराब कर में टाइम लगेगा ना। ये झूठ का आप वहाँ बिहार की जनता को कैसे बहकाएंगे आप बताइए अच्छे दिन जरा। कहाँ वो चले जानते नहीं आप लोग क्या करने वाले, क्या ना। जी, चलिए ऐसे ही मुकेश जी, हर जगह हैं आप लोग अच्छे झूठे दिनों वादे का कर सवाल- जाते हैं। सर मैं अच्छे दिनों पर सवाल मैं उठ रहे अच्छे दिनों की बात हैं। बताता जी, हूँ। जी। अभी लंदन की मैगजीन ने माननीय अरुण जेटली जी को बेस्ट ऑफ द एशिया ईयर का अवार्ड दिया जी। है। वो आप सबने पढ़ा है। वो मैगजीन तो हमारी नहीं अरे है भाई, ना, जिस उसमें हिसाब कोई से मोनोपोली करके है। दिया, पूछो सरी। अरे कहीं कौन कुछ सी हुआ पॉलिसी होगा, है? महंगाई नीचे आई क्या होगी। करते हैं उन्होंने? कहाँ कुछ 12-13%, कहाँ कितनी 5% रह महंगाई गई महंगाई की कम दर, कर दी? कहाँ रह गई? आप पेट्रोल देखिए आप कहाँ छोड़ के गए थे, हम कहाँ ले आए हैं। पेट्रोल में पैसे आप लेकर लेकिन बढ़ने वाले हैं। नहीं, हम कहाँ से कहाँ लेके आ गए हैं सर, ये देखे ना आप। मार्केट से चलता है सर, आप क्या लेगा? आपने तो रेट बढ़ा दिए। हम कहाँ से कहाँ लेके आ गए हैं पेट्रोल, उस चीज को समझिए आप। पेट्रोल के हिसाब से दूसरा जो क्या बैरल का है, रेट आज है, आप 32 आज आप लाना स्विस चाहिए बैंक की आपके रिपोर्ट रेट उठा लीजिए सर। स्विस मुकेश बैंक जी, ने खुद 32 कबूल किया पेट्रोल है, लाना चाहिए, आप टेक्निकल स्विस डाटा बैंक ने बताइए। खुद कबूल जिस किया हिसाब से है आप कि हमारे यहाँ पे काले धन की ऑलरेडी कहाँ पे काला जाना धन? शुरू हो गया है। जी। स्विस बैंक ने खुद एग्री किया। आप डेली अखबार पढ़िए आपके सर। कभी नेताओं को दोबारा नाम आ गए बीजेपी के, आपकी सुषमा स्वराज काले धन पे क्या आप लिखा है? अखबार पढ़िए डेली, आपके किसका सारे नाम है? सब आप दिखाइए किसका नाम है? किसके नाम आए? क्या बात किसके है? नाम आए? नहीं, उदाहरण आप मीडिया दिखाइए ना। करते हैं। जी। मीडिया करता है, आपके सारे बीजेपी के नेताओं का नाम आ सर रहा है। मैं कहता हूँ मीडिया को आप कह रहे दिखाने हो दो काले ना। धन भी- मीडिया लिख रहा है 2 कि साल स्विस में बैंक से 15 काला लाख धन आप वापसी एक हो लाख गया रुपए डालते तो भी है। और 15 लाख लंदन हो की गया। मैगजीन ने लेकिन खुद- कौशिक साहब कुछ तो आया ही है। हिंदुस्तान ब्लैक में मनी आएगा। जो चाहे झूठ है ये हिंदुस्तान में। 4,000 करोड़ हिंदुस्तान के अंदर झूठ की राजनीति सर, आई है। ब्लैक मनी- और लोग ये ज्यादा झूठ बर्दाश्त करने वाले नहीं है। कल देखिए, का अभी आपको बिहार में रिजल्ट जो आएंगे आपके सामने उसमें आएगा, खुद खुद ब्लैक पता मनी के चलेगा। ऊपर उसमें लिखा हुआ है अखबार ने कि 5,000 कुछ करोड़ रुपए वापस उससे कम हो गया है। और दूसरा क्या है, जो मैं बार बार इनको कह रहे हैं महंगाई नहीं घटी है। तो अरुण जेटली जी एक पहले ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जिनको लंदन की मैगजीन ने खुद अवार्ड दिया, एशिया चलिए, के नंबर 1 अवार्ड कौशिक दिया। साहब, आप आप अवार्ड 30 लेकर बैठे हो। सेकंड में मैं तीनों मोदी लोगों साहब के रोज पास अवार्ड आऊंगा। विदेश में नहीं, जाने का 30 अवार्ड सेकंड देने के के लिए। अवार्ड मैगजीन ने दिया है, अवार्ड लंदन ने दिया, लंदन की मैगजीन ने छापा है उसको। भाई चलिए, उस कौशिक मैगजीन- साहब, अब उस क्या मैग- उम्मीद की जाए? कल मतदान होना सर है और भारत को आज की डेट में अगर आप कहते हो, जब से मोदी जी ने ये कार्यभार संभाला, मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, देखिए, तो आपके भारत का आज विश्व में वर्ल्ड में नाम कर दिया है। ये आप भी समझते हैं, आज मीडिया आप भी जी, जानता है, विश्व लोग में नाम समझते कर हैं। दिया है आज जो प्रधानमंत्री अपने प्रधानमंत्री जी अगर किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पे उस देश के हमारे जो अभय जी, अपने लोग हैं वो कम होते हैं, हाँ। उस देश के लोग सुनने के लिए ज्यादा आते हैं। क्या कहेंगे? स्टेडियम में भीड़ संभालने से और नहीं इसका संभलती। क्या फायदा और क्या नुकसान बिहार विधानसभा चुनाव में होने वाला है आपके आदरणीय हिसाब से? प्रधानमंत्री ने जो कर दिया है वो सारा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सारा देश देख रहा है। आने वाला समय बताएगा कि अच्छे दिन कहाँ गए हैं। अभी 2017 ही में देख लेना चलिए, आपका कौशिक क्या जी, होगा। आप सर रिपोर्ट पढ़िए ना, आप स्विस बैंक की रिपोर्ट पढ़िए। राठौर साहब, जो लास्ट हिंदुस्तान में समय बहुत साम्प्रदायिक कम है, लास्ट साम्प्रदायिक ताकतें बढ़ रही हैं और आप लोग हिंदुस्तान के लिए मैं नहीं
बहुत मानता, घातक मुलायम सिद्ध सिंह होने यादव वाली है तो हिंदुस्तान में। जो है, सरकारें वो इस टाइम अपनी जो अच्छी चल रही है वो बात अच्छी कर बातें सकता नहीं हो है रही, देश के अंदर, उस तरफ और झूठ की आपात राजनीति तरीके कर रहे हैं से सब। अपनी चलिए, बात कह सकता है। इस ऐसे पूरे ही मामले समाजवादी पर पार्टी कर चर्चा सकता है। को लेकर के बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान कल होना है और उस पर ये आज की हमारी चर्चा थी। मिशन पाटलिपुत्र खास कार्यक्रम में मुकेश सूर्यान जी आप भी आए, आपका बहुत शुक्रिया। अभय यादव जी आपने भागीदारी की, आपका शुक्रिया। कौशिक साहब आप भी। और फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए आप A to Z न्यूज चैनल। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।